बुधवार की गिरावट के बाद शेयर बाजार में रिकवरी का दौर फिर से लौटता हुआ नजर आ रहा है। अगर सेंसेक्स की बात करें तो करीब अभी अभी 800 पॉइंट के आसपास की तेजी के साथ कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर निफ्टी की बात करें तो 200 पॉइंट की बढ़त के साथ निफ्टी कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। बुधवार को ऐसा लगा था कि मार्केट में फिर से गिरावट का दौर आ गया। फैक्टर ट्रम्प फैक्टर था, तो इस वजह से ऐसा लगा कि मार्केट में अब फिर से वो रिकवरी का दौर जो है वो जल्दी नहीं आ पाएगा। लेकिन सब कुछ ठीक रहा और मार्केट में अब रिकवरी का दौर आ गया है और फिर से तेजी देखी जा रही है मार्केट में। अगर निफ्टी की बात करें, निफ्टी के चढ़ने और गिरने वाले शेयर में तो आज सबसे ज़्यादा जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में 3.78% की तेजी देखी जा रही है। इसके साथ एचडीएफसी लाइफ में भी 2.82% की तेजी, अडानी इंटरप्राइजेज में 2.79% की तेजी, इंडिगो में 1.99% की तेजी, करीब करीब 2% के आसपास की तेजी। वही अगर गिरने वाले शेयरों में बात करें तो गिरने वाले में डॉक्टर रेड्डीज कल भी गिर गया था 6% के आसपास, आज भी गिरावट देखी जा रही है 1.5% के आसपास। इटर्नल में भी 1.5% के आसपास की गिरावट है। भारतीय एयरटेल में 1% के आसपास की गिरावट और अपोलो हॉस्पिटल इसमें भी करीब करीब 1% के आसपास की गिरावट देखी जा रही है। अब यहाँ से मार्केट का किस तरीके से रुख रहने वाला है, मार्केट किस दिशा में आगे बढ़ने वाली है, कहाँ तक मार्केट आगे सस्टेन कर पाएगा या फिर अगले वीक में फिर से गिरावट देखने को मिलेगी, क्या कुछ होने वाला है, इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ प्रीतम सरदार जी जुड़े हुए हैं पीएसटी कैपिटल से। हेलो प्रीतम सर, कैसे हैं आप? हाय। मैं बढ़िया हूँ एंड गुड आफ्टरनून आपको एंड सारे दर्शकों को एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन शो। थैंक यू सर। कैसा लग रहा है सर मार्केट देखने में? बुधवार को तो ऐसा लगा था कि फिर से सब कुछ जहाँ से शुरू हुआ था वहीं पे फिर पहुंच गया। अब हालांकि अब रिकवरी देखने को मिल रही है, तो अब कैसा लग रहा है? क्या यहाँ से एक रिकवरी की जो शुरुआत है वो हो चुकी है और नेक्स्ट वीक में हमें फिर से रिकवरी जिस तरीके से तेजी है वो तेजी देखने को मिलेगी? जिस तरीके से 24,500 के पार हम पहुंचे थे, वो फिर से क्या लेवल हम क्रॉस कर पाएंगे नेक्स्ट वीक में अगर देखें तो? सर देखिए, ये जो बुधवार दिन को जो गिरावट आया है, इससे हम वही रेंज में वापस से पहुंच गए। जो हमें लग रहा था कि 24,400 के ऊपर, 200 के ऊपर सस्टेन करने पर जो मूव मिला था हमें 24,500 तक, अब वहां पे जाना एंड उसके ऊपर सस्टेन करना, वो अब ज्यादा हर्डल बन चुका है। अब मुझे लगता है कि आने वाले 1-2 महीने में निफ्टी रेंज बाउंड ही ट्रेड करने वाला है। देखिए, जब तक 24,500 के ऊपर, 24,400, 450 के ऊपर सस्टेन नहीं करेगा, तब तक अपवर्ड मोमेंटम मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे पॉसिबल होगा। अब यहाँ पे जो एक सेंटिमेंट हमें बुलिश नजर आया था कि नहीं सारा कुछ खत्म हो चुका है, अब मार्केट एक अपवर्ड मोमेंटम के लिए रेडी है। अब क्रूड ऑयल में वापस से एक उछाल आया। हाँ, हालांकि आज फिर से क्रूड नीचे चल रहा है, ब्रेंट भी नीचे चल रहा है। तो यहाँ पे जो मुझे लग रहा है कि लेवल्स की बात करें तो जब तक निफ्टी 24,400, 24,450 के ऊपर सस्टेन नहीं करता, और नीचे के लेवल की अगर बात करें तो 23,800, ये दो लेवल के बीच में आपको निफ्टी ट्रेड होता हुआ दिखाई देगा। शॉर्ट टर्म में थोड़ा आपको ये वोलेटिलिटी नजर आएगा, लॉन्ग टर्म में निफ्टी मुझे बुलिश लगता है एंड साल के अंत आते आते हो सकता है कि निफ्टी आपको वापस से ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे। लेकिन क्या सर अभी के लिए, साल के अंत तक, जी जी, तो मतलब साल के दिवाली तक अंत अगर तक देखें आप, तो? जी बिल्कुल। ओके। तो निफ्टी मुझे पॉजिटिव ही लग रहा है, और सारा जो देखेंगे जो पॉजिटिव न्यूज़, जो भी पॉजिटिव सेंटीमेंट, बहुत सारी चीजें बन रहा है, दिखाई दे रहा है हमें। लेकिन जो मेन मुद्दा है वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज में ही अटका हुआ है। अब ये सेंटीमेंट जब तक ठीक ठाक सुधरता नहीं, तब तक निफ्टी को, आपको निफ्टी कह लीजिए, बैंक निफ्टी कह लीजिए, यहाँ पे सेंटीमेंट आपको रेंज बाउंड ही नजर आएगा। तो यहाँ पे जब तक निफ्टी या तो नीचे की लेवल पे 23,800 को ब्रेक ना करता है, या फिर ऊपर के लेवल पे 24,350, 400 को ब्रेक नहीं करता है, तब तक आपको आपका यहाँ पे पोजीशन डिप में बाई एंड राइज में सेल ही होना चाहिए। जी। ओके, क्या लग रहा है सर नेक्स्ट वीक तक भी क्रॉस नहीं कर पाएगा क्या 24,500 के आसपास? और ट्रम्प फैक्टर सर कितना काम कर रहा है? क्योंकि अब जब युद्ध शुरू हुआ था उसके बाद से जब मार्केट हमारा गिरना शुरू हुआ, बाद में रिकवरी आनी शुरू हुई और बाद में जब ट्रम्प बयान दे रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि लोग अब सीरियसली ले नहीं रहा। लेकिन बुधवार को हमने देखा कि एक बयान को लोगों ने सीरियसली ले लिया और मार्केट काफी ज्यादा नीचे चला गया, करीब करीब 500 पॉइंट के आसपास की गिरावट देखी। तब क्या फिर से मार्केट में ट्रम्प फैक्टर लौट रहा है? जी देखिए, देखिए, मुझे नहीं लगता कि ट्रम्प को अभी कोई सीरियसली ले रहा है। बस वो बुधवार वाला जो घटना हुआ था वो एक सरप्राइज था, क्योंकि ओके। मार्केट को ये पता नहीं था कि वापस से ये सीज फायर का उल्लंघन होगा। तो इसीलिए ये सरप्राइज था, और सरप्राइज में मार्केट रिएक्ट करता ही है। वैसे अब अगर ट्रम्प के बयानबाजी को देखें तो मार्केट उसको अभी सीरियसली नहीं ले रहा है। और ऊपर से आप देखेंगे कि अभी तो सीज फायर तो वैसे लौटा नहीं है वापस से, लेकिन फिर भी क्रूड नीचे आ रहा है। ये क्योंकि ईरान को ट्रम्प ने जो असला बारूद का जो खेल दिखाया है, और ऊपर से आप देखेंगे कि मिडिल ईस्ट में बाकी जो सराउंडिंग कंट्रीज है ईरान का,
उनको भी कुछ असला बारूद दे दिया गया है। तो यहाँ पे ईरान का जो दबदबा था या फिर जो बोलबाला था पहले, वो भी आपको यहाँ पे कम नजर आता हुआ दिखेगा। तो वो उतना नेगेटिव मुझे लग नहीं रहा। लेकिन जो एक सेंटीमेंट था, क्योंकि वो थोड़ा बिगड़ गया है, तो इसीलिए मुझे लगता है कि निफ्टी रेंज बाउंड ट्रेड कर सकता है। एक दो महीना, 2 महीना तो अगर नहीं भी होता है तो एक 2-3 हफ्ते के लिए तो निफ्टी रेंज बाउंड में ट्रेड करता हुआ देख पा रहा हूँ। बस लेवल टू लेवल आप देखिए, जब तक निफ्टी 23,000, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस हमें सरासर नजर आ रहा है, एक अच्छा ओके। रेजिस्टेंस मुझे तो दिख रहा है। तो इसीलिए जब तक निफ्टी 24,400 से 500 इस लेवल को सस्टेन नहीं करता, तब तक ऊपर में मोमेंटम मुझे पॉसिबल नहीं लग रहा। और ऊपर से आप देखेंगे कि जो जिस दिन एमओयू साइन हुआ था, उस दिन एक बड़ा गैप छूट गया था। तो हाँ, राइट राइट। उस वो भी एक चीज है कि इंडेक्स लेवल पे ना गैप ऐसे छूटता नहीं है। तो कभी भी अगर वो न्यूज इसके चलते ऊपर आ भी जाता है, तो आप कोइंसिडेंस कह लीजिए या फिर कुछ और भी कह लीजिए, कि जब खराब होना होता है तब कुछ ना कुछ न्यूज आ ही जाता है, जैसे कि बुधवार दिन को आया था। तो इसीलिए वो भी एक कॉशन रहेगा। तो ये सारा चीजें अगर आप मिला के देखें, तो ये रेंज बाउंड ज्यादा नजर आता है शॉर्ट टर्म में। जी। ओके, मतलब जो गैप था उस गैप को भरने की कोशिश कभी ना कभी होती रहती है, और अगर ऐसा हो तो मतलब गैप भरा भी जा सकता है। आज की जी सर अगर बिल्कुल। मार्केट में देखें तो चारों तरफ हरियाली दिखाई दे रही है, हर सेक्टर में हरियाली है। एफएमसीजी में फ्लैट ही कारोबार कर रहा है लगभग एफएमसीजी, लेकिन बाकी सेक्टर में हरियाली देखने को मिल रही है। निफ्टी मिड कैप और स्मॉल कैप में अच्छी बढ़त देखने को मिल रही है। तो सर क्या लग रहा है, निफ्टी मिड कैप और स्मॉल कैप में ठीक ठाक बढ़त है? इसको लेकर कैसा व्यू है सर आपका? क्या अब मिड कैप और स्मॉल साइज के जो शेयर हैं इसी में पैसा बनेंगे, या फिर क्या निफ्टी में भी पैसा बन सकता है? नहीं देखिए, अगर निफ्टी में पैसा बनना होगा तो निफ्टी की जो 50 शेयर्स है उसको चलना होगा। अब निफ्टी क्योंकि रेंज बाउंड, मेरा व्यू निफ्टी में रेंज बाउंड है, तो मुझे नहीं लगता कि निफ्टी आपको इंडेक्स लेवल पे ट्रेड करना ज्यादा सेफ रहेगा। स्टॉक स्पेसिफिक जाएंगे तो ज्यादा आप अच्छा कमा सकते हो। वैसे भी आप देखेंगे स्टॉक स्पेसिफिक छोटे छोटे पॉकेट्स में आपको मोमेंटम नजर आता हुआ दिखेगा। कुछ दिन पहले तक भी आप देखेंगे फार्मा वो अभी भी चल रहा है। आप पावर सेक्टर देखेंगे, स्पेशली एमएनसी पावर जो चल रहा था, अब थोड़ा उसमें प्रॉफिट बुकिंग आ चुका है। ऊपर से आप देखेंगे ऑटो भी बीच में चलता हुआ नजर आ रहा था। अब आप देखेंगे मेटल्स में भी एक बॉटम, काइंड ऑफ बॉटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि नेल्को वगैरह जो भी काउंटर से सुबह सुबह पॉजिटिव में था, लेकिन अभी थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग वहां पे भी आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऐसे छोटे छोटे पॉकेट्स में आपको मोमेंटम दिखेगा। और हाँ, क्योंकि अभी देखिए सेंटीमेंट उतना खराब नहीं है, ट्रम्प को कोई पॉजिटिवली नहीं ले रहा है। तो अगर बड़ा कुछ नहीं हो जाता ईरान के ईरान एंड इसराइल या फिर यूएस की बात कह लीजिए, तो यहाँ पे मुझे निफ्टी को ज्यादा नीचे तो आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो ऐसे में बॉटम बनने का, ज्यादातर काउंटर्स में बॉटम बनने का चांसेस आपको दिखाई देगा। तो ऐसे में मिड कैप जो खुद को प्रूव कर चुका है, तो उस मिड कैप काउंटर्स में आप अपना पोजीशन देख के जा सकते हो। स्मॉल कैप थोड़ा रिस्की हो सकता है, लेकिन हाँ, अगर सेंटिमेंट वापस से सुधरता है और तो फिर स्मॉल कैप में तो आपको जरूर से पैसा बनेगा। अभी के लिए अगर, क्योंकि इतना हमें ज्यादा नजर नहीं आ रहा है, फिर हम कंफ्यूजन में है मार्केट को लेके, तो इसलिए आप मिड कैप से लेके लार्ज कैप के बीच में अगर आप रहेंगे तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा, बैलेंस्ड रहेगा। जी। ओके, मतलब बैलेंस बना के रहें, स्मॉल कैप से थोड़ा सा बच के रहें, अगर रैली आती है तो फिर स्मॉल कैप में निवेश कर सकते हैं। जी। अच्छा सर, अगर रैली आती है तो अगर हम कंपेयर करें, क्योंकि निफ्टी बैंक में भी ठीक ठाक तेजी देखने को मिल रही है इन सत्रों में, तो अगर कंपेयर करें अगर रैली आने के बाद कि निफ्टी स्मॉल कैप और निफ्टी बैंक, इन दोनों में कौन सा बेहतर रिटर्न दे पाएगा? जी, इंडेक्स लेवल पे भी देखेंगे निफ्टी से निफ्टी बैंक अभी तो ज्यादा अच्छा लग रहा है। और बीच में प्राइवेट सेक्टर कह लीजिए, पीएसयू बैंक कह लीजिए, वो बहुत ही अच्छा चल रहा था। अब देखिए ज्यादातर जो प्राइवेट सेक्टर बैंक है, वो एक बॉटम बना के ऊपर आ रहे हैं। एचडीएफसी को अगर आप छोड़ दीजिए, आईसीआईसीआई देख लीजिए, एक्सिस बैंक देख लीजिए, सारा प्राइवेट बैंक ज्यादातर वो एक बॉटम बना के ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। और बहुत सारा बैंक्स प्राइवेट लेवल पे भी आप देखेंगे तो उसमें अच्छा मोमेंटम भी है। तो अगर आप बैंकिंग में इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो 2-3 काउंटर्स जो है मुझे भी पसंद आता है। तो जी हाँ, आप बैंकिंग में रह सकते हो। अगर मिड कैप में भी देखें तो कुछ स्टॉक स्पेसिफिक आप जाएंगे तो वहां पे भी आपको मोमेंटम नजर आता हुआ दिखेगा। वैसे इंडेक्स लेवल पे मैं आपको थोड़ा दिक्कत दिखाई दे सकता है, आपको रेंज बाउंड ट्रेडिंग होता हुआ दिखाई दे सकता है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक यहाँ पे मोमेंटम है। तो अच्छा स्टॉक ढूंढ के आपको, अगर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो आपको जरूर इस मार्केट में भी आपका पैसा बनता हुआ दिखाई दे सकता है। जी। निफ्टी बैंक में सर अच्छा स्टॉक्स कौन सा लग रहा है अभी आपको?
जी अभी देखिए, HDFC बैंक, अगर कोई किसी का व्यू लॉन्ग टर्म में है, वैसे थोड़ा खराब न्यूज़ वगैरह था, लेकिन HDFC जैसा एक स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट गवर्नेंस वाला काउंटर वो इतनी आसानी से खराब हो जाएगा ऐसा मुझे नहीं लगता। और क्योंकि इन सारे नेगेटिव न्यूज़ के चलते अब ये वैल्यू जोन पे आ चुका है, तो अगर किसी का व्यू लॉन्ग टर्म पे है तो आप बिल्कुल HDFC बैंक पे एक लॉन्ग टर्म का पोजीशन बना के जा सकते हो। वैसे भी अगर HDFC बैंक को भी छोड़ दे तो कुछ मिड कैप, जैसे कि आप कह रहे थे, तो मिड कैप में अगर आप देखें तो फेडरल बैंक एंड RBL बैंक, तो ये दो काउंटर्स मुझे बहुत अच्छा लगता है, ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। फेडरल बैंक एंड आप देखेंगे RBL बैंक भी लगभग 52 वीक हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो ये दो बैंक में मोमेंटम बढ़िया लगता है मुझे। यहाँ पे अगर आप निवेश करके जाएंगे तो शॉर्ट टर्म में भी आपको मुनाफा थोड़ा बनते हुए दिखाई दे सकता है जी। जिस तरीके से सर HDFC बैंक का नाम है, बड़े बैंकों में गिना जाता है, देश का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक है, लेकिन मुनाफा अगर 5 साल का देखें तो कोई खास बना नहीं है, 9% के आसपास ही देखने को मिलता है 5 साल का मुनाफा। तो यह भी एक वजह हो सकती है क्या सर कि आने वाले 1-2 सालों में थोड़ा अच्छा रिटर्न जनरेट कर सके, क्योंकि 5 सालों में कुछ रिटर्न मिला नहीं है यहाँ से। जी देखिए, क्योंकि एक चीज तो मैं भी मानता हूँ या फिर सारे लोग मानते हैं कि मैं जस्ट एक मेटाफोरिक भाषा में ही मैं कहूँ कि जो एक बार शाहरुख खान बन चुका है उसको वापस से शाहरुख खान बनने की जरूरत नहीं होता, लेकिन जो नहीं बना है वो जरूर बन सकता है। तो HDFC बैंक वो एक ऐसा काउंटर है, वो बहुत लार्ज कैप है। आप इंडिया में देखेंगे सबसे बड़ा बैंक HDFC बैंक ही होगा, SBI जैसा एंड HDFC बैंक प्राइवेट काउंटर में अगर आप देखें तो इसीलिए आप देखेंगे यहाँ पे मुनाफा इतना बड़ा लेवल पे बनाना भी HDFC बैंक के लिए भी मुश्किल है, और ये इन्वेस्टर्स को भी पता है। तो इसीलिए अगर आपको पैसा बनाना है तो HDFC बैंक पे तो वो नहीं हो सकता। अगर आपको बनता भी है तो वो नॉर्मली अगर आप मिड कैप पे लगाएंगे, जैसे कि मैंने दो काउंटर्स का नाम लिया है, अब JNK बैंक भी आप देख लीजिए, बढ़िया मोमेंटम है। तो ये सारा काउंटर्स क्योंकि मिड कैप है, इनमें पोटेंशियल बहुत ज्यादा नजर आता है। अब HDFC बैंक में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा आपको टाइम देना पड़ेगा। अब जैसे कि इतने दिन से कंसोलिडेशन में HDFC बैंक चल भी रहा है, तो हो सकता है कि ये वापस से वही कंसोलिडेशन रेंज में चले। अब क्योंकि लो पे है और रेंज बड़ा है कंसोलिडेशन का, तो यहाँ पे आपको छोटे प्रॉफिट छोटे अवधि पे आपको देखने को मिल सकता है। अब ये इसमें छोटे अवधि का मतलब ही हो जाता है 1 से 1.5 साल। तो यही दिक्कत है HDFC जैसे बड़े बड़े काउंटर्स में जी। ठीक है, और ये कहा भी जाता है कि अगर मोटा पैसा बनाना है तो लार्ज कैप में उतना ज़्यादा पैसा कम समय में नहीं बन सकता। हालांकि ये आपके ऊपर है कि निवेश आपको किस तरीके से करना है। सर, रिजल्ट सेशन की भी शुरुआत हो चुकी है TCS के साथ। TCS को लेकर क्या क्या व्यू है सर आपका, कैसा नतीजा लग रहा है? जी देखिए, मोटा मोटा नतीजा सही ठीक ठाक है। अगर आप कांस्टेंट करेंसी, एक जो मतलब मैं जो जैसे देख रहा हूँ कि अगर कांस्टेंट करेंसी पे भी आप देखें तो ज्यादा ग्रोथ यहाँ पे नहीं दिखता है। लगभग 0.4% के आसपास राइट, ग्रोथ है। राइट। अगर आप नॉर्मली देखें तो बढ़िया जो टॉप लेवल जो रेवेन्यू है तो एक बढ़िया ग्रोथ था। आप मैं पढ़ भी रहा था कि ब्लूमबर्ग का जो एक्सपेक्टेशन था, कॉन्सेंसस था, उसको बीट किया है। लेकिन आप पैट को देखें तो पैट का जो एक्सपेक्टेशन था वो ज्यादा वो कर नहीं पाए, और क्वार्टर क्वार्टर लेवल पे आप देखेंगे 2.2% के आसपास जो है वो बढ़त आया हुआ है। तो ये मोटा मोटा ठीक ठाक है। आप क्योंकि सेंटीमेंट नेगेटिव है, ऊपर से देखेंगे अगर FII अगर किसी भी पॉकेट को सबसे ज्यादा सेल किया है तो वो IT काउंटर्स है। अब जब तक यहाँ पे एक दिक्कत भी है IT काउंटर्स के लिए कि इतने दिन से इतने सालों से इनका कोई खुद का प्रोडक्ट नहीं है। ये ज्यादातर वो लेबर आर्बिट्रेज करके ही पैसा कमाया हुआ है। तो इनका क्योंकि खुद का कुछ प्रोडक्ट नहीं है, अगर और इसीलिए आप देखेंगे AI आते ही इतना गिरावट आ चुका है। अब AI क्योंकि अगर खुद का अगर कुछ प्रोडक्ट होता तो इतना गिरावट वो झेलना नहीं पड़ता। अब AI आने के बाद वो लेबर आर्बिट्रेज का जो कॉन्सेप्ट है, जो बिजनेस मैकेनिज्म था, वो थोड़ा सा खत्म होते हुए दिखाई दे रहा है। तो इसलिए इस न्यूज़ के चलते इसमें एक वैल्यू जोन पे भी आ चुका है IT काउंटर्स। लेकिन अब देखिए, अभी तक बॉटम बनता हुआ मुझे IT काउंटर्स पे दिख नहीं रहा है। लार्ज कैप की बात कह लीजिए, छोटे छोटे अगर मिड कैप की भी बात करें तो मुझे कोफोर्ज बढ़िया लगता है। OFSS देख लीजिए, तो ये भी बढ़िया लगता है IT काउंटर्स में। लेकिन लार्ज कैप में आपको अगर पैसा बनाना है तो आज भी देखिए थोड़ा ऊपर आया था, लेकिन वापस से वो डे लो के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। तो इसीलिए आप देखेंगे कि रिजल्ट आया है, ये एक बेस लेवल है, ज्यादा ग्रोथ नहीं आया, वैल्यू जोन पे है। लेकिन अगर आपको पैसा बनाना है तो ग्रोथ जरूरी होता है, राइट। तो इसमें ज्यादा ग्रोथ मुझे नजर नहीं आया ITC पे। बाकी देखिए, इन्फोसिस, विप्रो, बाकी सारा काउंटर्स का रिजल्ट आने दीजिए, तो यहाँ पे एक कंसोलिडेटेड एक कंपोजिट व्यू हमें मिलेगा कि IT काउंटर्स अभी क्या कर रहा है, फिर जाके यहाँ पे आप धीरे धीरे पोजीशन बना सकते हैं जी।
एआई के क्षेत्र में भी सर इन्होंने बोला है कि हम कामकाज कर रहे हैं, ग्रोथ लाने की कोशिश कर रहे हैं एआई के क्षेत्र में भी, तो फिर भी इसके बाद भी मोमेंटम खास आने वाला नहीं दिख रहा क्या? नहीं देखिए, बताया कुछ गया है लेकिन ग्राउंड पे वो दिखना चाहिए। राइट, ओके। तो वो अभी देखिए HCL टेक का भी देख लीजिए, वो कितना एंट्रोपी, वो बहुत सारा बाकी बिजनेसेस के साथ वो इंटीग्रेट करने की कोशिश कर रहा है। अब TCS भी कर रहा है। अब ये दिखेगा कैसे? ये रिजल्ट पे दिखेगा। तो इसीलिए भरोसा आने के लिए आपको रिजल्ट देखना पड़ेगा। इसीलिए आप देखेंगे इस बार जो रिजल्ट आया है, क्योंकि एवरेज आया है, इसलिए आपको यहाँ पे ज्यादा मोमेंटम दिख नहीं रहा है रिजल्ट के बेसिस पे। अब क्योंकि भरोसा भी थोड़ा खत्म होता हुआ दिखा है, तो ऐसे ना इन्वेस्टर्स भी यहाँ पे चाहते हैं, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो भी यहाँ पे कि नहीं, एक क्वार्टर में भरोसा ना करके हम अगला क्वार्टर के भी रिजल्ट एक बार देख ले कि वो क्या क्या वो भी इसी टाइप का है। मतलब अगर ऐसा ही रिजल्ट अगला क्वार्टर में भी आता है, तो ये पता लगेगा कि हाँ, ये यहाँ से ज्यादा नीचे, मतलब जो AI के वजह से जो रिजल्ट में इफेक्ट आना था वो ये झेल चुका है। अब यहाँ से नीचे जाने का कोई ऑप्शन नहीं है। तो इसीलिए देखेंगे अभी जो रिजल्ट आया है, आने वाले 3 महीने के लिए भी इसी लेवल पे, या तो रेंज थोड़ा ऊपर आ सकता है, थोड़ा ऊपर लेवल पे आ सकता है, लेकिन कंसोलिडेशन में ही रहता हुआ मैं देख पा रहा हूँ IT काउंटर्स जी। ओके, मतलब अभी थोड़ा वेट करना सही होगा, इंतजार करें कि आगे के नतीजे किस तरीके के आते हैं, नेक्स्ट क्वार्टर में रिजल्ट किस तरीके का आता है, उसके बाद अगर बॉटम बनता हुआ दिखाई देगा तो फिर निवेश की सलाह दी जा सकती है, लेकिन फिलहाल जी वेट करने की सलाह है। अब अगर सर एक डॉक्टर रेड्डीज की बात करें, डॉक्टर रेड्डीज लैब की, तो शेयर में आज भी गिरावट देखने को मिल रही है, कल भी जोरदार गिरावट देखने को मिली थी। वजह क्या था? तो सेमाग्लूटाइड की गुणवत्ता और आपूर्ति में देरी को लेकर देरी ये वजह बनी थी। ये जो दवा है वो वजन घटाने और मेटाबॉलिक थेरेपी के काम आती है ये दवा। तो इस वजह से कल गिरावट देखी गई थी, आज भी गिरावट देखी जा रही है। अब क्या लग रहा है सर, इसमें चार्ट क्या बता रहा है सर, कोई मौका बन सकता है इसमें? जी देखिए, बिल्कुल मौका बन सकता है। वैसे लेट हुआ है, लेकिन फंडामेंटली आप देखेंगे तो DRR का फंडामेंटल्स बहुत ही सही है। लेकिन चार्ट में आप देखेंगे तो 2024 से आपको एक रेंज बाउंड ट्रेड कंसोलिडेशन में ही नजर आता हुआ दिखेगा। 1300 के लेवल को क्रॉस करना इसके लिए मुश्किल हो रहा है। 1330 तो इसके ऊपर सस्टेन करने की इस बार कोशिश हुआ था, लेकिन वापस से उसी रेंज के अंदर आ चुका है। तो ऐसे में अगर देखें, क्योंकि रेंज थोड़ा बड़ा है, तो यहाँ पे आप मोमेंटम ट्रेडिंग करके जा सकते हो। अगर आप वापस से काउंटर अपने लो, जो रेंज बॉक्स जो है उसका लो अगर टेस्ट करता है, तो वहां से हो सकता है कि वापस से अपवर्ड एक पुल बैक मिले, क्योंकि यही रेंज बाउंड ट्रेडिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो यही होता है कि बार बार नीचे आएगा, बार बार ऊपर जाएगा रहेगा। तो यहाँ पे बिल्कुल वही नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है, और अभी तक जो बॉटम है, बॉटम के आसपास आया नहीं है। तो काउंटर को मैं और थोड़ा नीचे आता हुआ, एक फॉलो अप आता हुआ मैं देख पा रहा हूँ वीकली लेवल पे भी। और यहाँ पे अगर काउंटर आपको 1200 एंड 1250 के आसपास अगर काउंटर, सॉरी 1200 के आसपास एंड 1150 के आसपास काउंटर अगर मिलता है, तो यहाँ पे आप छोटा सा पोजीशन लेके जा सकते हो। बस कंफर्मेशन की जरूरत होगा कि हाँ, वहाँ पे एक बॉटम बन के, मतलब वहाँ से वापस से पुल बैक ऊपर की तरफ आ रहा है। तो यहाँ पे आप एक मोमेंटम ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म के लिए, ये कोई फंडामेंटल बेस पे नहीं है, क्योंकि रेंज बाउंड ट्रेड चल रहा है। तो यहाँ पे वो पोजीशन लेके आप जा सकते हो। अभी लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप DRR पे पोजीशन लेना चाहते हो, तो वो मौका आपको तब मिलेगा जब 1330 के ऊपर काउंटर सस्टेन करने लगेगा। जब तक इसके ऊपर सस्टेन नहीं करता, यहाँ पे अपवर्ड मोमेंटम बड़ा कोई मुझे दिख नहीं रहा जी। ओके, मतलब 1200 से 1150 के अगर रेंज में आता है तो थोड़ी शॉर्ट टर्म के लिए खरीदारी कर सकते हैं, थोड़ा सा मुनाफा बांध कर जा सकते हैं। जी ठीक है। सर बात अब थीमेटिक सेक्टर से कर लेते हैं थोड़ा, कि इसमें क्या कुछ देखने को मिल रहा है। तो अगर निफ्टी एनर्जी की बात करें तो इसमें अगर शेयर की बात करें, देखें तो ATGL करीब करीब 6% ऊपर दिखाई दे रहा है। अडानी ग्रीन भी 4% की तेजी देखी जा रही है, अडानी ग्रीन में भी। और आप अगर देखें ATGL को सर, खास करके अगर देखें तो ATGL 4000 रुपए के आसपास का भी ट्रेड कर रहा था। उसके बाद हिडनबर्ग का रिपोर्ट आया, फिर उसके बाद अडानी वो अभी जो है 750 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो क्या लग रहा है सर, इसमें लॉन्ग टर्म में और शॉर्ट टर्म में कोई मौका बन सकता है? अडानी के दिन वापस लौट रहे हैं, क्योंकि अब सब कुछ लगभग लगभग ठीक ही हो रहा है। जी देखिए, पूरे अदानी ग्रुप के लिए वो एक शुभ संकेत था कि जब से US में जो उस पे मुकदमा चल रहा था, तो वो जब से खत्म हुआ, उसके बाद से आप देखेंगे अदानी पूरे ग्रुप में एक अलग ही एनर्जी आपको नजर आएगा।
और इसमें मुझे एटीजीएल से ज्यादा अच्छा लगता है अदानी एनर्जी सोल्यूशन। आज भी चल रहा है और एक ब्रेकआउट वीकली लेवल पे आपको दिख रहा है, एक रेंज बाउंड तो नहीं कहूंगा, एक टाइट रेंज में चल रहा था, उसका ब्रेकआउट आज भी आने की कोशिश हो रहा था। हाँ, तो ऊपर से थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आया है। एटीजीएल से अच्छा मुझे आप देखेंगे एनर्जी पैक में ही आप कह लीजिए तो अदानी एनर्जी सोल्यूशन मुझे ज्यादा अच्छा लगता है। वैसे आप पूरे ग्रुप में बात करें तो अदानी एंटरप्राइज, अदानी पावर एंड अदानी एनर्जी सोल्यूशन, ये कुछ दो तीन काउंटर्स है जो पूरे पैक में मुझे ज्यादा अच्छा लगता है। तो अगर आप अदानी ग्रुप में ही अगर पैसा लगाना चाहते हो तो आप देखिए जिसमें कंपिटिटिव रेजिलियंस ज्यादा है पूरे ग्रुप में, जिसमें थोड़ा स्ट्रेंथ ज्यादा है, रिलेटिव स्ट्रेंथ ज्यादा है, उसमें रहेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। वैसे तो अदानी पूरे ग्रुप ही बहुत ही वोलाटाइल होता है, और इसमें जब वो ब्रेकआउट लगा रहा है उससे ज्यादा मैं प्रेफर करता हूं कि जब वो डिप लगाता है तब इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि ब्रेकआउट अगर फेल होता है तो वो कहाँ तक नीचे आएगा, क्योंकि हाई बीटा काउंटर है तो वो फेल होने पे मूवमेंट भी बहुत ज्यादा बढ़ा देता है, उसमें आपका लॉसेस हो सकता है। तो इसीलिए प्रेफर्ड ये है कि आप डिप में बाय कीजिए अदानी पूरे ग्रुप में, अगर पॉसिबल है तो डिप में बाय कीजिए और उसको राइड कीजिए। अब पूरे ग्रुप में क्योंकि मोमेंटम है तो हर डीप में आपको एक बाइंग का अपॉर्चुनिटी मिलेगा। लेकिन रिलेटिव स्ट्रेंथ की बात करें तो एटीजीएल से ज्यादा रिलेटिव स्ट्रेंथ मुझे अदानी एनर्जी सोल्यूशन पे लगता है जी। और सर जिन लोगों ने 3500 3700 के आसपास एटीजीएल का शेयर बाय किया था उनके लिए क्या सलाह है, कब तक वेट करना पड़ेगा उन्हें, क्या फिर उस जी लेवल पे आ देखिए, पाएगा स्टॉक? अगर आप 3500 के लेवल पे खरीदे हुए हैं और अभी भी बने हुए हैं, मतलब आप तो भगवान जैसा है, राइट। तो इतना लॉस देखने के बाद भी आप बने हुए हैं, तो हाँ, इतना लॉस अगर देखने के बाद आप बने हुए हैं तो बिल्कुल यहाँ पे और भी बने रहने का मेरा सलाह रहेगा। वहां तक कब आएगा ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन आ सकता है, ये जरूर पता है, क्योंकि अदानी पूरे ग्रुप आप देखेंगे ये भारत के लिए भी, पूरे भारत के लिए, क्योंकि पोर्ट्स वगैरह अब ये पूरा इकोसिस्टम बनाता है। जहाँ पे पोर्ट बनाता है वहाँ पे एनर्जी की जरूरत होगा और बाकी सारे चीजों का जरूरत होगा। तो ये पुराना आप देखिए वो बनाने के लिए आप सीमेंट वगैरह उसमें भी आ चुका है रियल एस्टेट में। तो ये जो इकोसिस्टम अदानी अपने साथ लेके चलता है, ये भारत के लिए भी एक पॉजिटिव चीज है। और ये अब पूरे ग्लोबल लेवल पे आपका सॉफ्ट पावर, क्योंकि जितने देश में, अब जियो पॉलिटिक्स अगर आप फॉलो करते हो तो जितने देश में आपका पहुंच रहेगा, आपकी कंपनी का दबदबा रहेगा, उतना आपका सॉफ्ट पावर ज्यादा होता है। और इसीलिए अदानी पूरा ग्रुप भारत के लिए एक स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट, एक स्ट्रेटेजिक पावर की तरह अदानी ग्रुप काम करता है। इसलिए आप देखेंगे बहुत लोग इसको अदानी ग्रुप को पॉलिटिक्स से जुड़ के भी देखते हैं। हालांकि मैं पॉलिटिक्स का बंदा नहीं हूं, तो जस्ट ये मेरा एनालिसिस है। तो इसलिए ओके। देखेंगे कि अदानी पूरे ग्रुप में आपको फ्यूचर में बहुत बड़ा पोटेंशियल मुझे तो नजर आता है। तो जी, बने रहने का सलाह होगा, अदानी पूरे ग्रुप में आप कहीं पे भी हैं, बने रहने का सलाह होगा। आप जो लो है एटीजीएल की बात करें, यहाँ पे जो मुझे नजर आता है 569 के लेवल पे, तो इस लेवल पे आपको एक स्टॉप लॉस रख के जाना चाहिए। इससे ऊपर मुझे कोई स्टॉप लॉस नहीं दिखता है, तो यहाँ पे एक स्टॉप लॉस रख के आप बिल्कुल यहाँ पे बने रह सकते हैं। सर अडानी जी की बात हुई तो एक और सवाल मुझे मेरे ख्याल में आ रहा है कि अडानी और अंबानी अगर दोनों को कंपेयर करें तो, और एक एक स्टॉक चुनना हो तो अडानी ग्रुप से आप कौन सा स्टॉक चुनेंगे और अंबानी ग्रुप से आप कौन सा स्टॉक चुनेंगे कि दोनों स्टॉक का परफॉर्मेंस बेहतर हो और जिसमें तगड़ा मुनाफा बनाया जा सके थोड़ा? जी, आप देखेंगे जैसे कि अदानी में मैं ऑलरेडी मैं बताया, अदानी एंटरप्राइज एंड अदानी पावर, ओके। और ये दोनों काउंटर आप एक बार ले सकते हो। हाँ, अदानी पावर में ऊपर से थोड़ा, क्योंकि बहुत ज्यादा चला हुआ है तो ऊपर से थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आ रहा है, और ये जो प्रॉफिट बुकिंग आ रहा है ये डीप आपको कहाँ पे मिलेगा? वैसे मेरा मानना ये है, चार्टिकली मैं अगर बताऊं कि ट्रेंड, कोई भी ट्रेंड वो बढ़िया है, वो आपको पता लगता है कि उसका डिप कितना बड़ा आ रहा है। ज्यादातर एक हेल्थी ट्रेंड 50 से 70% से ज्यादा आपको डीप नहीं देता। तो इसीलिए आप देखेंगे ये जो अदानी पावर में जो डीप अभी आ रहा है, ये कहाँ तक आता है तो उससे आपको पता लगेगा कि ये डिप हेल्दी है कि नहीं। तो जब ये डिप में आने के बाद थोड़ा आपको एक अपवर्ड मोमेंटम दिखाएगा, फिर ट्रेंड अलाइंड पुल बैक दिखेगा, वहां पे आप अदानी पावर में इन्वेस्ट करके जा सकते हो। बाकी अदानी एंटरप्राइज भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। और रिलायंस की बात करें, रिलायंस तो उसमें जियो फिनेंशियल एक काउंटर है जो मुझे बढ़िया लगता है। और आप देखेंगे कि ये बैंकिंग अभी के लिए पूरे फिनांस में देखेंगे तो एनबीएफसी जो पॉकेट है इसमें एक अच्छा मोमेंटम चल रहा है। आज जियो फिनांस भी आप देखेंगे टॉप गेनर्स के लिस्ट में भी करीब करीब 4% के आसपास ऊपर है। जी,
तो अब देखिए बहुत नीचे आया हुआ है जियो फाइनेंशियल, और अभी तो इनका बिजनेस शुरू हुआ है, धीरे धीरे बहुत ये आगे जाएंगे। और अदानी जी, अंबानी जी भी इसको प्रूव किया है कि उनका मैनेजमेंट कितना अच्छा है। वो हमें जियो नेटवर्क से ऑलरेडी हमें पता लग रहा है। रिलायंस जो उनका जो बिजनेस स्ट्रेटेजी था, बिल्कुल ब्रिटिश रूल की तरह, चाय पत्ता ऐसे फ्री फ्री खिलाओ, और बाद में जब अभ्यास हो जाए, सबका हैबिट हो जाए, तब उनसे पैसा चार्ज करो। तो ये जो जो भी हो, उनका जो सोच है उससे बहुत मुझे अच्छा लगता है उनकी सोच। और अदानी जी का जो रेजिलियंस है वो भी मुझे अच्छा लगता है। तो दोनों ही एंटरप्रेन्योर, दोनों ही दोनों कंपनी का मैनेजमेंट मुझे बढ़िया लगता है। तो इन दोनों में compete करने से ज़्यादा अच्छा रहेगा कि मुझे दोनों में ही कुछ रखना चाहिए। तो ऐसे में आप देखेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज के, अगर देखें रिलायंस इंडस्ट्री, वो भी अच्छा लगता है। अब इनका देखिए ये, क्योंकि अब इंडिया का सबसे बड़ा कंपनी भी है, तो यहाँ पे ज्यादा मोमेंटम आपको नजर आता हुआ नहीं दिखेगा। लेकिन आप अगर लॉन्ग टर्म व्यू में भी जाना चाहते हो तो रिलायंस इंडस्ट्रीज पे भी आप जा सकते हो। बस अगर दो काउंटर अगर आप मुझे पूछे, तो जैसे कि एक हो गया रिलायंस जियो जियो फिनेंशियल, फाइनेंशियल। और अदानी ग्रुप से अगर आप देखें तो अदानी पावर मुझे बढ़िया लगता है। बस इस लेवल पे खरीदने का सलाह नहीं रहेगा, थोड़ा डिप मिले तो फिर आप खरीदेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा जी। मतलब अडानी ग्रुप से अडानी इंटरप्राइजेज और अडानी पावर आपको ठीक लगता है, और अगर अंबानी ग्रुप से, रिलायंस ग्रुप से देखें तो रिलायंस इंडस्ट्री और जियो फाइनेंशियल, जी इन दो में दो आपको अच्छा लगता है, ठीक ठाक मौका बन सकता है अगर सही लेवल पर आए तो। सर जी। अंतिम क्वेश्चन कर लेते हैं, डिफेंस सेक्टर से अंतिम क्वेश्चन है हमारा। कोचिन शिपयार्ड को लेकर के क्या व्यू है आपका, क्योंकि सरकार ने 5.04% की हिस्सेदारी बेचने का ऐलान किया, उसके बाद शेयर में गिरावट आई, करीब 10% के आसपास नीचे चला गया शेयर। अगर एक साल में देखें तो करीब करीब 30% का निगेटिव रिटर्न मिला है। अगर 3 साल में देखें तो 3 साल में ठीक ठाक रिटर्न रहा है, 5 साल में भी ठीक ठाक रिटर्न रहा है, लेकिन एक साल में 30% नीचे है। और इसके साथ साथ सर बीईएल को भी ऐड कर देता हूँ, बीईएल में भी 5 साल में तो ठीक ठाक रिटर्न मिला है, लेकिन एक साल में कोई खास रिटर्न नहीं रहा है। तो इनको लेकर के क्या व्यू है सर, डिफेंस सेक्टर को लेकर के आपका? जी देखिए, पूरे डिफेंस सेक्टर में देखिए कुछ ही काउंटर्स जो है, आइडिया फोर्ज और पारस डिफेंस, ऐसा कुछ, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस, तो ये कुछ काउंटर्स है जो अभी तो चल रहा है। लेकिन पूरे डिफेंस काउंटर को अगर मैं ब्रॉड लेवल पे बताऊं तो यहाँ पे अभी मोमेंटम इतना ज़्यादा नहीं आया हुआ है। क्योंकि देखिए जो डिफेंस का जो गवर्नमेंट का जो पुश था डिफेंस में, वो लॉन्ग टर्म के लिए था, और वो आगे जाके आपको दिखेगा भी। इंडिया, वैसे तो मैं भी देख रहा हूँ कि इंडिया एक बहुत बड़ा डिफेंस एक्सपोर्टर बन के उभरेगा, और वो दिखता भी है। रिसेंटली हमने डील किया हुआ है इंडोनेशिया के साथ, वो ब्रह्मोस एंड साथ में अस्त्रा मिसाइल भी हमने बेच के आए हैं। अब इसको देखते, इसी डील को देखते हुए बाकी बहुत सारा कंट्रीज हमें अप्रोच भी करेगा, और वैसे हमें वो पहले से ही दिख रहा था। लेकिन ये सारा जो स्टोरीज है एंड जो डेवलपमेंट है, ये ग्राउंड पे हो रहा है। अब देखिए चार्ट में अगर देखें पूरे डिफेंस इंडस्ट्रीज में, क्योंकि डिफेंस पूरे इंडस्ट्री में जो बायर है वो अक्सर गवर्नमेंट ही होता है। प्राइवेट काउंटर्स इसमें क्या ही बाई करेगा, अब रिटेलर भी क्या ही बाई करेगा, इसका जो खरीदार है प्रोडक्ट का वो गवर्नमेंट ही है। अब गवर्नमेंट के, इसीलिए जब गवर्नमेंट से बड़ा पुश आता है तो यहाँ पे भी बड़ा रैली आपको देखने मिलता है। अब जब गवर्नमेंट थोड़ा शांत हो जाता है तो यहाँ पे भी तो आपको कंसोलिडेशन में जाता हुआ दिखाई देगा। तो ऐसे ही आप देखेंगे 2021 से 24 के बीच में जितना पुश गवर्नमेंट की तरफ से मिला था वो अभी भी चल रहा है, लेकिन उसमें जो रस था, उसमें जो गुड़ था, वो हमने इतना जल्दी पी लिए। तो अभी देखिए पूरे डिफेंस कंसोलिडेशन में जा चुका है। जितना रैली होना था वो बहुत अच्छा चल चुका है। बहुत सारे म्यूचुअल फंड लॉन्च हुए थे उस समय, बहुत सारे, आप स्मॉल कैप्स भी अगर आप जानते हो तो वहाँ पे भी बहुत सारे फंड्स लॉन्च हुए थे, और वो 8 गुना 5 गुना रिटर्न देके गए हैं डिफेंस इंडस्ट्रीज में। लेकिन अभी पूरा शांत है। तो इसीलिए पूरे डिफेंस लेवल पे देखें, ब्रॉड लेवल पे यहाँ पे अभी भी शांति बना हुआ है। अगर आप यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हो तो बहुत सारा अच्छा काउंटर्स है, HAL और BEL आपने आपने नाम लिया, तो ये सारा काउंटर्स में आप धीरे धीरे पोजीशन बना के जा सकते हो। लेकिन यहाँ पे आपका पेशेंस ज्यादा जरूरी होगा, क्योंकि हाल ही में एंड शॉर्ट टर्म में भी मुझे इसमें ज्यादा मोमेंटम आता हुआ मैं देख नहीं पा रहा हूँ। कोचिन शिपयार्ड की बात करें तो लगातार कोचिन शिपयार्ड एक हाई बनाने की, मतलब ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, पुल बैक यहाँ पे मिल रहा है, लेकिन लगातार लोअर लो ही हमें देखने को मिल रहा है। और मुझे लगता है कि वापस से कोचिन शिपयार्ड अपना जो लो था, प्रीवियस जो लो था
लगभग 1200 के आसपास, 1250 के आसपास उस लोग को वापस से कोचिंग शिपयार्ड टेस्ट करता हुआ दिखाई दे सकता है। फ्रेश पोजीशन का कोई सलाह नहीं रहेगा, अगर किसी के पास है तो उसी लेवल पे 1250 के आसपास, 1230 के आसपास आप एक स्टॉप लॉस लगा के काउंटर को होल्ड कर सकते हो। यहाँ पे मोमेंटम कब आने वाला है वो हमें नहीं पता, लेकिन जब तक काउंटर ये जो शॉर्ट टर्म का जो एक एक हाई बनाया है जो लगभग आ रहा है 1545 के आसपास, जब तक इसके ऊपर क्रॉस करके सस्टेन नहीं करेगा वीकली लेवल पे, यहाँ पे बड़ा मोमेंटम आने का कोई पॉसिबिलिटी मुझे दिख नहीं रहा है। और ठीक। बीईएल की बात है, बीईएल एक ऐसा काउंटर है जो सिर्फ डिफेंस में ही नहीं, ये बहुत सारे, अब सेमीकंडक्टर का थीम जो चला ही नहीं है अभी तक इंडिया में ठीक से, और आगे जाके इसका बोलबाला आपको देखने को मिलेगा। तो बीईएल एक ऐसा काउंटर है जो कोई प्लेटफॉर्म बिजनेस है, जैसे कि हैल आप देखेंगे वो पूरा एक एरोप्लेन बनाता है, फाइटर जेट बनाता है, और बीईएल उनका सप्लायर है, और उनका बिजनेस इतना ना डाइवर्सिफाइड है, इसीलिए आप देखेंगे बीईएल चला भी सबसे बढ़िया था पूरे डिफेंस में, और अभी जब डिफेंस कंसोलिडेशन में है, बीएल भी कंसोलिडेशन में है, लेकिन बाकियों के मुकाबले गिरा भी इतना कम है क्योंकि इनका बिजनेस डाइवर्सिफाइड है। तो मोटा मोटा मैं कहूं कि यहाँ पे मोमेंटम मुझे इतनी जल्दी आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। बीएल जब तक जो हाई है 470 के आसपास, इसके ऊपर जब तक क्रॉस करके नहीं सस्टेन करेगा वीकली लेवल पे, तब तक आपको बीएल पे भी बड़ा मोमेंटम आता हुआ नहीं दिखेगा जी। ठीक है, मतलब बीईएल जब तक 473 के मतलब 70 जो उसका रेंज है जो हाई वाला वो क्रॉस नहीं करता है, तब तक एक बड़ा मोमेंटम देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि पहले से ही डिफेंस में रैली हो चुकी है, जिसको लेकर के लोग आगे उम्मीद जता रहे थे कि भारत का डिफेंस सेक्टर कितना आगे बढ़ेगा, एक्सपोर्ट कितना आगे बढ़ेगा। तो इसको लेकर के पहले ही रैली पूरी हो चुकी है, इसलिए ज़्यादा इसमें मौके अभी नहीं दिख रहे हैं। ठीक है सर, पूरे शो को लेकर डिस्क्लेमर क्या होगा सर? जी देखिए, जो भी काउंटर्स लेके, जो भी स्टॉक्स लेके मैं आज डिस्कस किया हुआ है, ये मेरा पोर्टफोलियो में नहीं है और पीएचडी कैपिटल का भी पर्सनल पोर्टफोलियो में नहीं है। नो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। हो सकता है कि बहुत सारे न्यूज चैनल्स में हमारा रिकमेंडेशन रहा हो एंड क्लाइंटों के पास भी हो सकता है। और इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग, एंड रजिस्ट्रेशन ग्रांटेड बाय सेबी, मेंबरशिप ऑफ बीएसएन, सर्टिफिकेशन ऑफ NISM no way guarantee any performance of return to the investors or provide any guarantee of or assurance of performance। जी थैंक यू। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमारे दर्शकों के लिए समय निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद सर।